Assalamu alaikum, welcome back again. Okay, so today I'm going to continue with the role of communication conflicts in interpersonal relationship. Okay, that's a new topic that I'm going to continue, and chapter number 4, as you know already. Okay, lecture number 35. Okay, and this is the topic that I'm going to discuss today. Okay, very interesting topic. Be with me. Thoda technical topic hai. If you miss certain point, so you will miss the other points. Okay, so you are supposed to understand all the points in order to understand the whole topic. ठीक है, आपको सारे lines को, सारे points को understand करना पड़ेगा, so you can understand the rest of the topics. Okay जी, so let me continue as usual. Let me start जी. So interpersonal communication is a process of sending and receiving messages between individuals. ठीक है जी. So intercultural, मैंने आपको पहले ही बेटा बताया था कि जब भी आपने किसी टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है तो सबसे पहले आपने उसकी हेडिंग को अंडरस्टैंड करना है. तो यहाँ पे हेडिंग क्या कह रही है? रोल ऑफ कम्युनिकेशन कॉन्फ्लिक्ट्स, रोल ऑफ कम्युनिकेशन कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंटरकल्चरल रिलेशनशिप. कि जब भी हम दूसरे कल्चर, इंटरकल्चर होता है, इंट्रा कल्चर होता है बेटा अपना कल्चर. इंट्रा हमने पढ़ा है पहले, इंट्रा होता है अपना कल्चर, और इंटर होता है कि जब आप अपने कल्चर से निकल के दूसरे कल्चर में बात करते हो, तो दैट इज कॉल्ड द इंटर कल्चर. सपोज यू आर पंजाबी एंड यू आर टॉकिंग विद द पठान. Okay, you're talking with the Balochi, are you talking with the Sindhi, are you talking with the foreigner? So you have jumped into the intercultural communication. When you talk within the same culture people, it's called the intraculture. Okay, but once you talk with the people who doesn't belong from your culture, is called the intercultural communication. यहाँ तक ओके हो गया? ओके, सो ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी हम इंटरकल्चरल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ द फैमिली रिलेशनशिप और पर्सनल रिलेशनशिप और प्रोफेशनल, मोस्टली हम जो रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है कि वी गो other countries to do the work or to study, so we have to live in that culture. But once we live in that culture, we have to be according to that culture. Is called the intercultural communication. ठीक है जी. आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और आपका जो थोड़ा सा माइंड है वो थोड़ा ग्लोबल होने वाला है, क्योंकि हम डिफरेंट कल्चर्स को गो थ्रू करने वाले हैं. सो यू विल कम टू नो कि डिफरेंट कल्चर्स में किस तरह से कम्युनिकेशन की जा रही है. ठीक है जी. तो ये बेटा कहना चाह रहा है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस बिटवीन इंडिविजुअल्स. ठीक है, सेंडिंग एंड रिसीविंग, मैसेज को फॉरवर्ड करना और मैसेज को रिसीव करना बिटवीन इंडिविजुअल्स हुर कल्चर बैकग्राउंड डिफर्स फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, दोनों के कल्चर दोनों बड़े डिफरेंट है. ठीक है, सपोज यू आर टॉकिंग विद द चाइनीज, द चाइनीज टॉकिंग विद यू. ठीक है, नाउ द चाइनीज गोना टॉक अकॉर्डिंग टू हिज ओन कल्चर एंड यू गोना टॉक अकॉर्डिंग टू योर ओन कल्चर. ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि जहां पे मैसेजेस को सेंड और रिसीव किया जा रहा है, लेकिन डिफरेंट कल्चर्स इन्वॉल्व हो गए हैं. ठीक है, and could lead them to interpret verbal and non-verbal sign different. जब डिफरेंट कल्चर्स में बात करते हो तो जो हम बोल रहे होते हैं डिफरेंट कल्चर में उसका डिफरेंट मतलब होता है. जैसे हमारे यहाँ जब किसी से मुलाकात करते हैं, वर्बल की बात कर रहा हूँ पहले, जब किसी से हम मुलाकात करने जाते हैं, जब किसी से मिलते हैं, तो हम सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, एज यू नो वेरी वेल. ओके, अगर गाँव वगैरह जाते हो तो आप जातू की जफी भी डालते हो, जोर से ऐसे मिलते हो. ओके, ये हमारा कल्चर है. Okay. लेकिन जब आप किसी फॉरेनर से मिलते हो तो आप अस्सलाम वालेकुम, इफ ही इज फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन. ओके, या अगर आप इंडिया में जाते हैं, या अगर आप सपोज यूरोप में जाते हैं, यूरोप में हाय, हाय दूर से हाय. ओके, अब ये डिफरेंट वे ऑफ सेइंग है. ठीक है, अगर इंडिया में नमस्ते है. ओके, हर कल्चर में डिफरेंट तरह से सलाम किया जाता है, तो हर कल्चर में वर्ड्स का मतलब भी डिफरेंट हो सकता है. ठीक है जी. तो ये कहना चाह रहे सबसे पहले डिफरेंट कल्चर्स में ये ना समझना कि आपके कल्चर में जो उसका मतलब है दूसरे कल्चर में भी उसका सेम मतलब होगा, क्योंकि कुछ वर्ड्स का डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट मतलब लिया जाता है, उसकी मीनिंग्स, उसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो जाती है. और नॉन वर्बल ये होता है कि जिस तरह से नॉन वर्बल, जिस तरह से दिस इज अ साइन, आपको पहले बताया था दिस इज अ साइन. देखिए हमारे कल्चर में इट्स थम्स अप, इट्स वेरी गुड, इट्स फैंटास्टिक, इट्स ओके. लेकिन जब हम दूसरे कल्चर में होंगे, सपोज इटली या ग्रीस या अफगानिस्तान, ओके, तो वहां पे इसका मतलब वेरी इंसल्टिंग है, वेरी ह्यूमिलेटिंग है. तो ये कहना चाह रहा है कि डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट वर्बल और डिफरेंट नॉन वर्बल के जो मीनिंग्स होते हैं, जो इंटरप्रिटेशंस होती हैं, जो मतलब लिए जाते हैं, वो वेरी डिफरेंट होते हैं. यहां तक अंडरस्टूड हो गया बेटा? ओके, आई एम डन विद द फर्स्ट पैराग्राफ. आर यू डन विद मी? आर यू विद मी? Okay, so I'm gonna go for the next paragraph. Next paragraph is culture has a clear impact. Culture has a clear impact on the human activities, on individual.
ओके सबसे पहले ये डिस्कस कर लूं, कल्चर हैज अ क्लियर इंपैक्ट ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है जी। सो कल्चर का क्लियर इंपैक्ट होता है आपकी, आप जो भी एक्शन परफॉर्म करते हो, आप जो भी ड्रेसअप करते हो, आप जो भी खाते पीते हो, आप जैसे बोलते हो, आप नहीं बोल रहे होते हो, आप नहीं ड्रेसअप कर रहे होते हो, बल्कि आप कल्चर के हिसाब से ड्रेसअप कर रहे होते हो। जिस तरह से हमारा कल्चर है कि फ्राइडे को हम कमीज शलवार पहनते हैं, तो ये हमारा कल्चर है। ओके जी, आप सिंध में जाओ तो सिंधी टोपी आपको मिलेगी, तो उनका कल्चर है। ठीक है, तो हमारी लाइफ तो होती ही नहीं है। मैंने पहले आपको बताया कि हम अपनी लाइफ नहीं जीते, हम तो दूसरों की लाइफ जी रहे होते हैं। तो हम अपने कल्चर की लाइफ जी रहे होते हैं, जैसा हमारा कल्चर होता है हम उसके मुताबिक ही बिहेव हमें करना पड़ता है। ठीक है जी, अगर हम अपने कल्चर से निकल के कम्युनिकेशन करेंगे तो इस गुना भी वेरी प्रॉब्लमैटिक, हम उस कल्चर में सर्वाइव करना हमारे लिए बड़ा टफ हो जाएगा। तो कहना चाह रहा है कल्चर हैज अ क्लियर इंपैक्ट ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन इंडिविजुअल, क्योंकि सबसे पहले आपकी अपनी जात पे उसका इंपैक्ट होता है। ठीक है, आप अपना उस कल्चर का आपकी जात पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है। आपकी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जितना भी आपका सोचना होता है, जो भी आपका चलना फिरना होता है, वो आपके अकॉर्डिंग टू योर कल्चर होता है। ठीक है जी, सो कल्चर हैज अ क्लियर इंपैक्ट ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन इंडिविजुअल नेशनल। फिर वो जो कल्चर है वो एक कौम बनाता है। जिस तरह से पाकिस्तानी कौम है और पाकिस्तानी कौम का एक कल्चर है। ठीक है, जिस तरह से अगर आई फिर टॉक अबाउट यूएसए, तो यूएसए के कल्चर है ओके, वो एक कौम बन के। ठीक है, सो जब वो सेम कल्चर के लोग आपस में मिलते हैं तो वो एक नेशन बन जाती है, वो एक कौम बन जाती है। ठीक है, और फिर ग्लोबल, फिर हर कंट्री का डिफरेंट कल्चर है, हर कौम का डिफरेंट कल्चर है। सबसे पहले हर इंडिविजुअल का, जिस तरह से आप अगर 100 स्टूडेंट्स आर टेकिंग माई दिस लेक्चर, सो हर बच्चे का कल्चर डिफरेंट है। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। 100 स्टूडेंट्स का कल्चर सेम हो सकता है? कैन नेवर बी सेम। 100 students if listening to this lecture, if going through in the class, if taking the lecture in the class, 100 students का lecture different, 100 students का जो background है, जो cultural background है, वो different होने वाला है। और उसमें जो अंडरस्टैंड करना है वो टीचर का लेक्चर अंडरस्टैंड नहीं करना, बल्कि अपने कल्चर के हिसाब से अंडरस्टैंड। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आप मेरे लेक्चर अंडरस्टैंड करने लगे हो, आपने मेरे लेक्चर को मेरे हिसाब से अंडरस्टैंड नहीं करना, बल्कि अपने कल्चर के हिसाब से, अपने बैकग्राउंड के हिसाब से, अपने क्रेडेंशियल्स के हिसाब से, अपनी तरबियत के हिसाब से, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से कि जहां पे आप पले पड़े हो उसके मुताबिक आपने अंडरस्टैंड करना होता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि कल्चर हैज अ क्लियर इंपैक्ट ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन इंडिविजुअल, नेशनल, ग्लोबल एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। अब हर ऑर्गेनाइजेशन का जो कम्युनिकेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो बड़ा डिफरेंट होता है। जैसे से इफ आई टॉक अबाउट राइस स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी, कल्चर वेरी डिफरेंट है। इफ आई टॉक अबाउट अ बैंकिंग सेक्टर, उसका कल्चर वेरी वेरी डिफरेंट है। इफ आई टॉक अबाउट द गवर्नमेंट सेक्टर, उसका कल्चर वेरी डिफरेंट है। अगर आप 10 ऑर्गेनाइजेशंस में जाओ, इवन कि आप जो सीए करवा रहे हैं, आप 10 इंस्टीट्यूट से आप लेक्चर लो, तो आपको डिफरेंट तरह का वहां पे कल्चर नजर आएगा। ठीक है, डिफरेंट तरह का आपको वहां पे एक फीलिंग्स जो है ना महसूस होती हैं, और जो कल्चर होता है वो आपको कुछ फील कराता है। राइस में आपको डिफरेंट फील होने वाला है, स्कैन में आपको डिफरेंट फील होने वाला है, पैक में आपको डिफरेंट फील होने वाला है, सीएफई में डिफरेंट फील। सो हर इंस्टीट्यूट का कल्चर डिफरेंट है। क्योंकि इवन हैविंग द सेम डोमेन है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करवाई कर, हर एक कल्चर डिफरेंट है। तो जिनका तो बिजनेस ही डिफरेंट, लाइक बैंकिंग सेक्टर, आप किसी इवन के आप 10 बैंक्स में जाएं, 5 बैंक्स में जाएं, और 5 बैंक की डिफरेंट ब्रांचेस में जाएं, आपको डिफरेंट कल्चर मिलने वाला है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कल्चर डिफरेंट होता है। एंड अफेक्ट्स कॉन्टेक्स्ट like trade। अब ये पहले मुझे पूरा पढ़ने थे। affects context like trade, foreign investment, international relationship। ठीक है जी, सो अब कॉन्टेक्स्ट में लाइक इंटरकल्चरल कॉन्टेक्स्ट में कैसे इंपैक्ट करती है, लाइक ट्रेड पे कैसे इंपैक्ट करती है। अब ट्रेड, सपोज आपकी टेक्सटाइल मिल है, आप फीमेल्स के लिए कपड़े बनाते हैं। अब जैसे आप पाकिस्तान में कपड़े बनाते हैं, अगर आपने उनको एक्सपोर्ट करना है टू यूएसए या टू यूरोप कंट्रीज, तो क्या आप फीमेल्स के वही अबायाज और वही कमीज शलवार आप एक्सपोर्ट करने वाले? नहीं, क्योंकि आपने उनके कल्चर के हिसाब से आपने उनको ड्रेस भेजना है, तो वो एक्सेप्टेबल होंगे। इस तरह से अगर यूरोपियन पाकिस्तान में ओके फीमेल्स के लिए कुछ कपड़े भेजना चाह रहे हैं, तो वो एग्जैक्टली वो यूरोप के मुताबिक कपड़े नहीं भेज सकते, उनको पाकिस्तानी कल्चर को फॉलो करना पड़ेगा। तो दिस मीन्स से कि ट्रेड का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है आपके इंटरकल्चरल रिलेशनशिप के ऊपर, कि या इंटरकल्चर कितना वो डिफरेंट है उसके ऊपर वो डिपेंड कर। उसके बाद बेटा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है। आप सपोज किसी ने, आई एम गिविंग वेरी ऑकवर्ड एग्जांपल, अगर किसी यूरोपियन ने शराब की कोई फैक्ट्री लगानी है,
ओके तो क्या वो पाकिस्तान में लगा सकता है? नहीं लगा सकता, क्योंकि पाकिस्तान की फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब उस फॉरेनर को यहाँ के कल्चर के मुताबिक वो बिजनेस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यूरोप में है तो ठीक है, वहां कल्चर एक्सेप्ट करता है तो वहां पे वो लगा सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन पाकिस्तान में अगर उसने कोई सेटअप लगा रहा है तो पाकिस्तान के कल्चर के मुताबिक लगा सकता है, पाकिस्तान का कल्चर इसको एक्सेप्टेबल नहीं करता, ठीक है जी। एंड इंटरनेशनल रिलेशन, तो आपके जो इंटरनेशनल, अब जिस तरह से हम बात करूं पाक चाइना दोस्ती जिंदाबाद, हम कहते हैं पाक चाइना दोस्ती जिंदाबाद, ऐसे ही जी। अब ओके हमारा रिलेशनशिप, आपको पता है कि चाइनीज क्या कुछ खाते हैं, आपको पता ही है ना, वो तो सारा कुछ खाते हैं, लेकिन हमने सिर्फ कौन सी चीज इंपोर्ट की, हमने रिलेशनशिप किस बेस पे बनाया, ठीक है। हमने सिर्फ चाइनीज राइस को अडॉप्ट किया, या हमने चोमियन को या मंचूरियन को अडॉप्ट किया, या उनकी ड्रमस्टिक को अडॉप्ट किया। तो ये कहना ये चाह रहा है कि आपको जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप बनते हैं वो हम कॉमन चीजें ढूंढते हैं कि आप में और उसमें क्या चीज कॉमन है, वो चीज हम कॉमन को फॉलो करेंगे तो रिलेशनशिप बनेगा, अदरवाइज इंटरनेशनल रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं बनने वाला, ठीक है जी। सो आई एम डन हियर द सेकंड पैराग्राफ। नाउ मूव टू द थर्ड पैराग्राफ। डिफरेंसेस इन द वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर गिव राइज टू कल्चर डिफरेंसेस। सो अब डिफरेंट कल्चर में लोगों के आदाब डिफरेंट होते हैं, अखलाकियात डिफरेंट होते हैं, तौर तरीके डिफरेंट होते हैं, रस्म रिवाज डिफरेंट होते हैं, और रस्म रिवाज की बेस पे क्योंकि उनकी वे ऑफ बिहेविंग डिफरेंट होता है, वे ऑफ बिहेविंग डिफरेंट होता है, वे ऑफ टॉकिंग डिफरेंट होता है, तो फिर उसे कहते हैं इंटरकल्चरल डिफरेंस, ठीक है। इतना ही कल्चर में डिफरेंस आ जाता है। तो ये कहना चाह रहा है डिफरेंसेस इन वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर गिव राइज टू कल्चर डिफरेंसेस। इससे हम डिफरेंट कल्चर्स come across होते हैं। Two people belonging to two different cultures during the process of communication could act differently। अब दो people हैं जो दो different culture से belong करते हैं, तो उन्होंने different तरह से communication करनी है, would act differently and might not understand each other's point of view। Suppose a Chinese come to you, okay, and he starts speaking with you, and you're not able to understand him, okay, and you start talking with a Chinese, तो हमने सिर्फ उन चीजों पे बात करनी होती है कि जो उसमें और हम में कॉमन है। अगर आप डिफरेंसेस पे चले जाएंगे तो हर कल्चर के डिफरेंसेस इतने ज्यादा हैं कि आप फिर दोस्ती नहीं हो पाएगी। दोस्ती तभी हो पाती है कि जब हम डिफरेंट कल्चर्स में सेम चीजों को ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। जैसे चाइना में वो दे आर सो डिफरेंट, रिलीजियस दे आर सो डिफरेंट, खाने पीने में दे आर सो डिफरेंट, ओके, वो बातचीत में दे आर सो डिफरेंट, लेकिन हमने सिर्फ कॉमन चीजों को अडॉप्ट किया है जो उनमें और हम में मुश्तरक है। अब ओके हो गया बेटा? तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे जी। उसके बाद बेटा इन दिस सिचुएशन क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है जी। तो वो जितना डिफरेंट होंगे, देखिए, और अगर डिफरेंसेस को हमने अंडरस्टैंड ना किया तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होएगा। अगर वो अपने हिसाब से बात कर रहा है और आप अपने कल्चर के हिसाब से बात कर रहे हो, तो फिर जो है ना ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं हो सकता, ये दोस्ती बरकरार नहीं रह सकती। तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे दिस सिचुएशन क्रिएट्स मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग होगी क्योंकि आप भी बात सही कर रहे हैं, वो बात सही कर रहे हैं, लेकिन वो आप अपने कल्चर के हिसाब से कर रहे हैं, वो अपने कल्चर के हिसाब से कर रहे हैं। तो जब अपने कल्चर के हिसाब से बात होती है तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। हमें यहाँ पे आपको मैंने पहले कॉन्सेप्ट बताया था, एम्पैथी करनी होती है। जब भी दूसरे से बात करें उसके कल्चर के हिसाब से, उसके बैकग्राउंड के हिसाब से, उसके एज के हिसाब से, उसके एजुकेशन के हिसाब से, उसके माइंडसेट के हिसाब से, उसकी परसेप्शन के हिसाब से बात करोगे तो बात बनेगी, ठीक है। हम इसको गो थ्रू कर चुके हैं। वी ऑल आर रेज्ड इन अ पर्टिकुलर कल्चर, हम सारे कल्चर में ग्रो करते हैं, एंड लर्न अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, रूल्स, नॉर्म्स, ठीक है। जिस तरह से हम सारे एक पर्टिकुलर कल्चर में हमने फॉलो किया है, तो हमने पाकिस्तानी नॉर्म्स को सीखा, हमने पाकिस्तानी लैंग्वेज को सीखा, ओके, और पाकिस्तानी जो रूल्स हैं, जो भी रेगुलेशन है, उनको हम गो थ्रू करते हैं। हेंस वी कम्युनिकेट डिफरेंटली फ्रॉम इंडिविजुअल टू अदर कल्चर। इस वजह से हम डिफरेंट कल्चर से डिफरेंट तरह से बिहेव करते हैं, डिफरेंट तरह से हम बोलते हैं, या हमारे अखलाकियात या हमारे आदाब वगैरह होते हैं। अंडरस्टैंडिंग अदर्स कल्चर ईजीज इंटरकल्चर कम्युनिकेशन। दूसरे कल्चर्स को अंडरस्टैंड करना कम्युनिकेशन ईजी बना देता है, ईजी कर देता है। सपोज अगर आपने बिजनेस करना है अफ्रीका में, तो आपको पहले अफ्रीका कल्चर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर आप अफ्रीका में गए और आपने अपने कल्चर के हिसाब से प्रोडक्ट डिफाइन कर दी, अपने कल्चर के हिसाब से आपने जो है ना वो सर्विस प्रोवाइड कर दी, तो वो प्रोडक्ट या सर्विस एक्सेप्टेबल नहीं होगी। उनके कल्चर के हिसाब से जितनी प्रोडक्ट आप डिजाइन करेंगे, डिफाइन करेंगे, इतनी ही वो उस कस्टमर को उस कल्चर में एक्सेप्टेबल होगी। यहां तक ओके हो गया बेटा? यहां तक फाइन है। आगे बेटा नेक्स्ट पेज पर आ जाओ।
Experts have researched how people of various cultural and ethnic background handle conflict. ठीक है, अब रिसर्च बताती है इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग इश्यू. अगर आप दूसरे कल्चर में नहीं भी गए, फिजिकली नहीं भी गए, आप जाना चाहते हो, उससे पहले रिसर्च अवेलेबल है कि सपोज यू वांट टू गो इन स्पेन, तो स्पेन में पूरी रिसर्च अवेलेबल है कि स्पेन के लोग कैसे बिहेव करते हैं, वहां का कल्चर किस तरह का है, खाना पीना किस तरह का है, वहां की ड्रेसिंग किस तरह की है, आपस में मिलते जुलते कैसे हैं. ठीक है जी, तो वो सारी रिसर्च अवेलेबल है. तो ये कहना चाहिए एक्सपर्ट्स हैव रिसर्च हाउ पीपल ऑफ वेरियस कल्चर एंड एथनिक बैकग्राउंड हैंडल कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है जी, वो किस तरह से वो कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करते हैं. Since there are inherent differences between a sender and receiver of the message, inherent कुदरती डिफरेंस होता है. जब आप दूसरे कल्चर में बात करें तो inherent कुदरती डिफरेंस. सपोज यू टॉक विद द अफ्रीकन गाय, तो ये inherent डिफरेंस है. यूर पाकिस्तानी इज अफ्रीकन, तो ये inherent डिफरेंस है. द रिस्क ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग टेंड टू बी रादर हायर इंटर कल्चर सिचुएशन. ठीक है जी, सो कहना चाह रहा है कि हम तो खुदा के बंदो इंट्रा कल्चर में ही अपने लोगों में इतने झगड़े, हमारे इतने फितने फसाद हैं, हम प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे इतने हम कंफ्यूज हैं दूसरों से बात करते हुए, अपने कल्चर में इतना कंफ्यूज हैं. और जस्ट थिंक अबाउट कि जब आपने दूसरे कल्चर में बात करनी है तो आपको कितने प्रॉब्लम फेस होने वाले हैं. आप खुद देखो कि हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो कितना डिस्टर्ब हो चुका है, इंट्रा कल्चर में इतने डिस्टर्ब हो चुके हैं. तो कहना चाह रहा है कि जब इंटर कल्चर में आप और डिस्टर्ब होने वाले हो तो आपको उसको सीखना पड़ेगा. जब तक आप नहीं सीखोगे आपकी कम्युनिकेशन जो है ना वो इफेक्टिव नहीं होगी, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस कम्युनिकेशन. क्योंकि आजकल जो बिजनेस हो रहा है वो ग्लोबल बिजनेस हो रहा है. आपने सिर्फ अपने मोहल्ले में बिजनेस नहीं करना, आपने सिर्फ अपने शहर में बिजनेस नहीं करना, आपने सिर्फ अपने मुल्क में बिजनेस नहीं करना, आपने सिर्फ अपने रीजन में बिजनेस नहीं करना, बल्कि आपने ग्लोबल बिजनेस करना है, क्योंकि सर ग्लोबल वर्ल्ड. तो ग्लोबल बिजनेस करने के लिए आपको डिफरेंट कल्चर के हिसाब से वहां पे प्रोडक्ट को लॉन्च करना पड़ेगा या कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी. आगे वही बात कर रहा है, The world has become a global village. दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन चुकी है. People around the world have become increasingly interconnected. अब हम पूरी दुनिया से कम्युनिकेशन करते हैं. सोशल मीडिया का दौर आपको पता ही है, हमारे फ्रेंड पूरी दुनिया से होते हैं, हम बिजनेस पूरी दुनिया में करते हैं. नेशन डिपेंड अपॉन ईच अदर टू सेफगार्ड देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट. ठीक है जी, आपको कुछ कंट्री कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ इंपोर्ट करते हैं. जिस तरह से हम जो है ना वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है, तो हमारा जितना भी ऑयल होता है, जितनी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी बाहर से इंपोर्ट होती हैं. तो वी डिपेंड अपॉन दोज कंट्रीज हु प्रोड्यूस द ऑयल, लाइक ऑल द मिडल ईस्ट कंट्रीज, सऊदीया एंड इराक एंड ईरान, यू नो, जिन कंट्री से ऑयल प्रोड्यूस होता है, हम उन कंट्रीज पे डिपेंड कर रहे हैं. तो ये कहना चाह रहा है कि हर नेशन दूसरी नेशन पे किसी न किसी फैक्ट्री वजह से डिपेंड कर रही है. ओके, कुछ कंट्री कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह से हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं, हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, हम राइस को एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि दुनिया हमारे राइस पे डिपेंड कर रही है. ठीक है, तो हम भी कुछ चीजों के लिए दूसरी नेशन पे डिपेंड कर रहे हैं, और कुछ नेशन हमारी प्रोडक्ट की बेस पे वो हम पे डिपेंड कर रही है. ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि नेशन डिपेंड अपॉन ईच अदर टू सेफगार्ड देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट. Globally, many big cities and countries are becoming more diverse internally. Globally, hard cities. If I talk about the Dubai, if I talk about the New York, if I talk about the London, तो do you think कि वहाँ पे कितना diversified environment है? वहाँ पे पूरी दुनिया के nations बसते हैं. हम न्यूयॉर्क की बात करें, अगर लंदन की बात करें, तो वहाँ पे पूरी दुनिया बसती है. हर नेशन का बाशिंदा वहाँ पे बसता है. ऐसा ही है ना, क्योंकि तो जब हर नेशन का बाशिंदा वहां पे बसता है तो वो अपने साथ, वो सिर्फ वहां पे आता नहीं है, रहता नहीं है, उसके साथ कल्चर भी लेकर आता है. तो ये कहना चाह रहा है कि अब तो सिटीज इतने डाइवर्सिफाइड हो गए कि एक सिटी में ही, एक ही कंट्री में आपको पूरी दुनिया नजर आ रही है, मतलब पूरी दुनिया का कल्चर नजर आ रहा है. ठीक है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. विद पॉपुलेशन ऑफ वेरिंग रेसेस, फेथ, एथनिसिटीज एंड नेशनल बैकग्राउंड. ठीक है, तो हर मतलब अब सिटीज में या बिग कंट्रीज में अब आपको डिफरेंट रेसेस नजर आती हैं, डिफरेंट नस्लें नजर आती हैं, डिफरेंट फेथ के लोग नजर आते हैं, डिफरेंट एथनिसिटीज, ओके, एंड डिफरेंट नेशनल बैकग्राउंड के लोग नजर आते हैं. ठीक है, बिसाइड कम्युनिकेटिंग विद पीपल इन फॉरेन कंट्री, यू विल बी कम्युनिकेटिंग विद पीपल इन योर ओन कंट्री. अब पहले मैंने बात की थी फॉरेन कंट्रीज की, अब यहां पे जो बात कर रहा है विद इन योर ओन कंट्री, आपके अपने कंट्री में भी डिफरेंट कल्चर्स होते हैं. जिस तरह से हम पाकिस्तान का एक बिग कल्चर है. अब पाकिस्तान में जो मेजर कल्चर है वो 4 कल्चर है, जिसकी वजह से हमारे 4 प्रोविंस बने हुए, पंजाब है, KPK है, सिंध है और बलूचिस्तान है. ओके, तो हमारे 4 प्रोविंसेस बने हुए हैं, और ये हमारे 4 डिफरेंट. फिर उन 4 डिफरेंट कल्चर में जस्ट थिंक अबाउट द पंजाब में फिर हर शहर का डिफरेंट कल्चर है, फिर हर शहर में, हर कस्बे का डिफरेंट कल्चर है. ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि बिसाइड्स कम्युनिकेटिंग विद पीपल विद फॉरेन कंट्री, यू विल बी कम्युनिकेटिंग विद पीपल इन योर ओन कंट्री हैविंग कल्चर एंड लैंग्वेज डिफरेंसेस देन योर्स.
आप एक ही कंट्री में रहते हुए, एक ही नेशन में रहते हुए आपको डिफरेंट कल्चर से वास्ता पड़ेगा। डिस्टिंक्ट ग्रुप एग्जिस्टिंग विद इन अ मेजर कल्चर आर नोन एज दी सब कल्चर्स। इसको हाईलाइट कर लो, सब कल्चर्स के एक बड़े कल्चर में एक बड़े कल्चर में जो छोटे कल्चर्स होते हैं, जो मल्टीपल कल्चर्स होते हैं, दोस कल्चर आर कॉल्ड दी सब कल्चर्स। यहां तक ओके हो गया, यहां तक फाइन है। लेट मी मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। अब मैं बेटा जा रहा हूं डायमेंशंस ऑफ कल्चरल डिफरेंस। किस पे जा रहा हूं? जो नेक्स्ट है वो क्या है बेटा? डायमेंशंस ऑफ इंटरकल्चर, डायमेंशन ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस। इसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है जो डायमेंशंस, किधर है? डायमेंशंस ऑफ, यस, कल्चरल। अब यहां पे इंटरेस्टिंगली बेटा आपको बता रहा है कि डिफरेंट कल्चर में किस तरह से कम्युनिकेशन की जाती है। ठीक है जी। तो हॉफस्टीड एक बंदा था, हॉफस्टीड डिफाइन कल्चर। अब उसे क्या डेफिनेशन दी कल्चर की? हॉफस्टीड डिफाइन कल्चर एज अ कलेक्टिव प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड which distinguishes the member of one group or category from other। ठीक है जी। अब एक ही कल्चर में कहना ये चाह रहा है कलेक्टिव प्रोग्रामिंग, हर एक पर्सन की जो प्रोग्रामिंग होती है वो सेम होती है। पाकिस्तानी कल्चर है, अब पाकिस्तानी कल्चर में हर एक की जो प्रोग्रामिंग हुई हुई है, हर एक का जो सोचने का अंदाज है, जो समझने का अंदाज है, जो कम्युनिकेशन का अंदाज है, जो खाने पीने के तौर तरीके हैं, जो हमारे जो आम त्यौहार के जो रस्म व रवाज हैं, वो सारे सेम है। ये कहना चाह रहे हैं कि हॉफस्टीड ने डेफिनेशन क्या दी है? डिफाइन कल्चर कलेक्टिव प्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड। कलेक्टिव, आपका जो सॉफ्टवेयर है, माइंड है आपका सॉफ्टवेयर। ओके, ब्रेन होती है फिजिकल डिवाइस, और ब्रेन में जो आप सोचते हो, जो ख्यालात होते हैं, जो तसव्वुरात होते हैं, उसे कहते हैं माइंड। ओके, सो वो माइंड है, उस कल्चर में जो सबका माइंड है वो सेम होता है। हर उस कल्चर में हर एक का सोचने का अंदाज सेम होता है। तो ये कहना चाह रहा है कि कल्चर है द कलेक्टिव प्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड व्हिच डिस्टिंग्विश द मेंबर ऑफ वन ग्रुप और कैटेगरी पीपल फ्रॉम द अदर। ठीक है जी। सो वो जो कलेक्टिव माइंड होता है वो डिफरेंट हो जाता है फ्रॉम द अदर कलेक्टिव माइंड से। ठीक है। अब जिस तरह चाइनीज है, उन सबका एक कलेक्टिव माइंड है। जिस तरह अमेरिकन लोग का एक कलेक्टिव माइंड है, पाकिस्तानी कलेक्टिव माइंड है। ठीक है जी। सऊदी उनका एक कलेक्टिव माइंड है। तो वो एक कल्चर में जब रहते हैं, उनमें कंटिन्यूसली रहते हैं, तो आपका एक उस तरह का पर्टिकुलर माइंड बन जाता है। तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ है, वी कैन से दैट इज अ शेयर्ड सिस्टम ऑफ एटीट्यूड्स। वहां पे हर एक का एटीट्यूड, बिहेवियर सेम होगा, सिंबल सेम होंगे। जिस तरह पाकिस्तान में इसका मतलब सबके लिए मतलब सेम है। ठीक है, देखिए सिंबल सेम होंगे, वैल्यू सेम होंगी, बिलीव, अब पाकिस्तान में बिलीव 99% आर मुस्लिम्स, तो हर एक का जो वो भी सेम है। Expectation and behaviors, communication, okay, communicated from one generation to the next. This is very important कि ये जो शेयर्ड सिस्टम होता है, ये जो सेम वैल्यूज होती हैं, ये जो सेम बिलीफ होता है। अब आप मुसलमान हो तो क्या आप खुद मुसलमान बने हो? ठीक है, नहीं बने। आपको ये जनरेशन से जनरेशन आप तक पहुंचाई, आपको पता ही है। ठीक है, आप जो आप रस्म रवाज जो फॉलो कर रहे हो, क्या आप खुद कर रहे हो? नहीं, वो आपको पीछे जनरेशन से वो चीजें मिल रही हैं। तो कहना ये चाह रहा है कि उस कल्चर में हम जो चीजें अडॉप्ट करते हैं, वो हम तो अडॉप्ट करते ही नहीं है, क्योंकि वो जो चीजें पीछे से आपके पास चल रही होती हैं, तो हम सिर्फ उनको फॉलो कर रहे होते हैं। एक गल समझ आ गई बेटा? आज तक गल समझ आ गई? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर चलो, मेंबर्स बिलोंगिंग टू द सेम कल्चर, मेंबर्स बिलोंगिंग टू द सेम कल्चर हैविंग सेम परसेप्शन, सेम सोचें होती हैं, सेम देखने का अंदाज होता है। परसेप्शन आपको पता है 5 सेंसेस होती हैं। सेम देखने का अंदाज होता है, सेम सुनने का उनका अंदाज होता है, सेम टेस्ट होते हैं, सेम खाने होते हैं, मतलब उनकी 5 सेंसेस समहाउ सेम तरह से बिहेव कर रही होती हैं। मेंबर्स बिलोंगिंग टू द सेम कल्चर हैव सिमिलर परसेप्शन टुवर्ड्स हाउ पीपल थिंक, बिहेव एंड कनेक्ट। ठीक है जी। वो उनका जो देखने का अंदाज, सुनने का अंदाज, वे ऑफ बिहेविंग का अंदाज, वो सब कुछ ऑलमोस्ट सेम होता है। वो इट्स नॉट सो डिफरेंट। ठीक है जी। सो आई मूव फॉर द थर्ड पैराग्राफ। When you send message to another person, you send it having encoded it as per your assumption of your own culture. This is most important. अब जब भी आप किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूं तो मैं अपने कल्चर के हिसाब से आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूं। The way I brought up, the way I am being
where I got the education, ठीक है जी, जो मेरी तरबियत है, जैसी मेरी फैमिली है, जिस माहौल में मैं, उसके मुताबिक मैं आपको टीच कर रहा हूँ। और आपने जो अंडरस्टैंड करना है वो आपने अपने कल्चर के हिसाब से अंडरस्टैंड करना है। आपने जो अंडरस्टैंड करना है वो अपने बैकग्राउंड के हिसाब से अंडरस्टैंड करना है, अपनी तरबियत के हिसाब से अंडरस्टैंड करना है। तो ये कहना चाह रहा है, व्हेन यू सेंड अ मैसेज टू अदर पर्सन, यू सेंड इट हैविंग इनकोडेड एज पर योर assumption of your own culture. On the receiver end, the message decoded with the assumption of others culture. जैसा वो पर्सन होगा उसके मुताबिक उसे डिकोड करना है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि मैं आपको मैसेज फॉरवर्ड कर रहा हूं तो मैं अपने कल्चर के हिसाब से मैसेज फॉरवर्ड कर रहा हूं और आपने जो अंडरस्टैंड करना है वो अपने कल्चर के हिसाब से करना है। तो ये प्रॉब्लम तो नेचुरल है, इनहेरिटेड है, ये प्रॉब्लम तो रहना ही रहना है। ठीक है जी। So therefore there exists a likelihood that the message gets misinterpreted. So there are chances, there are absolute chances कि मैसेज मिस इंटरप्रेट हो जाए, क्योंकि मैं जिस तरह से आपको बताना चाहता हूं आपने उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं करना, या जैसा आप चाह रहे हो उस तरह से शायद मैं डिलीवर ना कर पाऊं। तो इट्स अ क्वाइट नेचुरल फिनोमेना। तो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस रह जाते हैं। If the differences between both the culture are greater, the risk grows even bigger. ठीक है, अब ये कल्चर डिफरेंसेस जितने ज्यादा होंगे, देखिए जितना कल्चर डिफरेंट होगा इतना ही कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ज्यादा होने वाला है, इतना ही रिस्क ज्यादा है, इतना ही कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस ज्यादा हैं, इतना ही आपको चैलेंजिंग फेज से ज्यादा गो थ्रू होना पड़ेगा। ठीक है जी। सो आई एम डन। देखिए द बेसिक 3 पैराग्राफ, उसके बाद बेटा मैं डिफरेंट पॉइंट्स पर आ रहा हूं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट वो बता रहा है वो क्या बता रहा है जी? सोशल एथिक्स। पहला बुलेट पॉइंट उसने क्या दिया आपको? सोशल एथिक्स। ठीक है जी। सो ये इसकी मेन हेडिंग है, ये इसकी मेन हेडिंग है। जस्ट अ सेकंड, यस, हम इसके पॉइंट गो थ्रू कर रहे हैं। तो जो पहला पॉइंट मैंने गो थ्रू किया वो कौन सा बेटा? सोशल एथिक्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट सोशल एथिक्स किस तरह से बिहेव किए जाते हैं जी। एथिक्स, मोरल एंड वैल्यूज माइट डिफरेंट फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। डेफिनेटली जी, कल्चर वैल्यूज डिफरेंट करती हैं, एथिक्स डिफरेंट। फॉर एग्जांपल यूएसए मटेरियलिज्म इज लाइक टेकन एज अ क्योरिटी टू पॉवर्टी, okay, and money is considered as a solution for many problems, but in various other countries materialism is hated and condemned, and therefore their carefree lifestyle is preferred। ठीक है जी। अब यहाँ पे कहना ही चाह रहा है कि यूएसए की बात करें तो यूएसए ये कहता है जी पैसा इज एवरीथिंग, दुनियादारी इज एवरीथिंग, मटेरियलिज्म इज एवरीथिंग। ठीक है जी। अगर पैसा है, अगर दुनियादारी है तो you have everything, okay, they think that you got you are rich person। लेकिन हमारे कल्चर में देखिए जो ये एशियन कल्चर है, देखिए, तो यहाँ पे मटेरियलिज्म को इतना अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता। ओके, यू नो वेरी वेल के मतलब हर वक्त दुनिया की हवस, हर वक्त चीज़ों की हवस इतना अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता। लेकिन हम भी अब क्योंकि ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं वो वेस्टर्न के कल्चर से हो रहे हैं, तो अब जो न्यू जनरेशन है वो भी थोड़ा सा मटेरियलिज्म वाली साइड पे मूव ऑन कर रही है। ठीक है, तो हम भी उसी कॉन्सेप्ट में अब मूव कर रहे हैं, क्योंकि हम अब वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, इतने इन्फ्लुएंस हो चुके हैं कि अब मटेरियलिज्म हमारे जहनों में भी आना शुरू हो गया है। ठीक है, इससे पहले पिछली जनरेशन में एटलीस्ट ये पॉइंट इतना इनग्रेन नहीं था। ठीक है जी। सो पहला पॉइंट मैंने कवर कर दिया। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी? रोल्स, levels and ranks। rules, levels and ranks। ठीक है जी। अब डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट तरह के रोल्स प्ले किए जाते हैं। जिस तरह से कल्चर डिफाइन द रोल पीपल प्ले, डिफरेंट कल्चर में लोग डिफरेंट तरह के रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर नॉट एक्सपेक्टेड टू प्ले एनी प्रोमिनेंट रोल इन बिजनेस वर्ल्ड। दुनिया में कई कंट्रीज, जिस तरह से आप इफ आई टॉक अबाउट सऊदी अरेबिया और अदर कंट्रीज, तो वहां पे फीमेल्स आर नॉट सपोज टू प्ले द प्रोमिनेंट रोल इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, दे आर गुड फॉर द हाउस होल्ड एक्टिविटीज, बट इवन इन पाकिस्तान they are not considered so good for the professional environment, for the business environment। Okay, so a female business executive visiting any such country need to be discreet enough, okay, as she might not be
might not be treated seriously. ठीक है जी, अगर सपोज एक यूरोपियन फीमेल है, बिजनेस एग्जेक्टिव है, बिजनेस वो कोई बड़ी बिजनेस डील करने वाली है, एंड इफ ही कम्स टू अरब कंट्रीज और इफ ही कम्स इन पाकिस्तान, तो यहाँ पे उसको इतना सीरियसली नहीं लिया जाएगा. ठीक है, अब आपको पता है कि थोड़ा सा मैं पूरा फनी टच देने लगा हूँ. अब आपको पता है कि अरब कंट्रीज में they go for second marriage and third marriage, fourth marriage. ओके, सो वहां पे जब कोई फीमेल बिजनेस के पर्सपेक्टिव से आती है तो अब में थोड़ा सा कल्चर है कि दे टेक सम इन अदर वे अराउंड. ठीक है जी, तो वो दे विल थिंक फॉर द सेकंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन. तो दिस इज जस्ट ऑन अ लाइटर मूड, बट कहना ही चाह रहा है कि हर कल्चर में फीमेल्स को डिफरेंट रोल्स एलोकेटेड है और उस कल्चर के मुताबिक आपने उनको डील करना होता है जी. Social standings are also expressed differently in different countries. ठीक है, social standing भी different culture में different तरह से treat की जाती है. वो क्या है वो आगे बता रहा है. A modest quarter for running a business in Middle East might appear as an indication of lack of status by relatives otherwise. अब कहना चाह रहा है बेटा, इस लाइन में कहना चाह रहा है कि अब अरब लोग जो है, मिडल ईस्ट के लोग जो हैं, जो मतलब उनके पास इतना पैसा है क्योंकि उनके पास ऑयल के काफी रिजर्व्स होते हैं, तो उनके पास इतना पैसा है कि वो छोटी मोटी दुकान नहीं खोलेंगे, छोटा मोटा स्टोर नहीं वो खोलेंगे, बल्कि वो डायरेक्टली हाइपर स्टार खोलेंगे, डायरेक्टली जो है मेट्रो ओपन करेंगे. दुनिया में जो बड़े बड़े मॉल्स का कल्चर दिया गया था, ये अरबों से दिया गया था क्योंकि उनके पास इतना पैसा था कि वो शुरुआत ही जो करते थे वो बड़े मॉल से करते थे. ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि जो रियलिटी है, जो एक्चुअल रियलिटी है, जिस तरह से पाकिस्तान में रियलिटी है कि कोई प्रोग्रेस करता है तो पहले वो खोगा खोलता है, खोगे के बाद एक शॉप, फिर शॉप के बाद उसको बड़ा करता है, फिर दूसरी ब्रांच, फिर तीसरी ब्रांच, फिर उसको नेशन वाइड करता है, सिटी वाइज करता है, फिर वो ग्लोबल. सो दिस इज हाउ, दिस इज द रियलिटी. रियलिटी इज अदरवाइज कि रियलिटी ये है कि आप जीरो से स्टार्ट करें, फिर स्टेप बाय स्टेप मूव ऑन करें, लेकिन क्योंकि उनके पास पैसे बहुत ज्यादा है तो उनकी सोशल स्टैंडिंग डिफरेंट है. ठीक है, अब उनके कल्चर के हिसाब से वो चीज एक्सेप्टेबल है, लेकिन यहां पे वो चीज एक्सेप्टेबल एज सच नहीं है. अगर किसी ने सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है यहाँ पे तो उसको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा. ठीक है जी, सो आई एम डन विद द सेकंड पॉइंट. नाउ मूव फॉर द थर्ड पॉइंट, डिसीजन मेकिंग नॉर्म्स. डिसीजन थर्ड पॉइंट क्या है बेटा? अब डिफरेंट कल्चर्स में फैसले कैसे किए जाते हैं वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं बेटा. ठीक है जी, डिसीजन मेकिंग नॉर्म्स डिफरेंट कल्चर्स में. ओके, कैसे कौन फैसले करता है वो हम डिस्कस करेंगे. डिसीजन मेकिंग कस्टम्स टू डिफर फ्रॉम कल्चर टू कल्चर. हर कल्चर में डिफरेंट तरह से फैसले किए जाते हैं. ओके, डिफरेंट तरह से. बेटा मैं इसके आगे आ गया, सॉरी फॉर दैट. लेट मी बी हियर. यस, कैन यू सी? ओके, दैट्स फाइन. ओके, यस. ओके, सो डिफरेंट कल्चर में जी, डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट तरह से डिसीजन किए जाते हैं. अमेरिकन्स बिलीव इन क्विक एंड एफिशिएंट डिसीजन. जो अमेरिकन्स है वो जो फैसले करते हैं वो जल्दी फैसले करते हैं. ओके, वेयर एज ग्रीक फॉलो अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एवरी पॉसिबल डिटेल बिफोर अराइविंग. तो लेकिन जो ग्रीक्स जो फैसले करते हैं वो बहुत देर से करते हैं, वो बहुत उसमें सोचो विचार करते हैं और उसके बाद फैसला करते हैं. इन पाकिस्तान एंड मेनी अदर कंट्रीज द अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज द वन हु रैंक हाई इन दैट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है जी, अब पाकिस्तान में आपको पता ही है और अदर कंट्रीज में, मोस्टली अदर कंट्रीज में सेठ कल्चर है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो हर अथॉरिटी को एंजॉय कर रहा है. जो आपका बॉस है कि वो समझेगा आई एम ऑल इन ऑल और उसके मुताबिक आपको बिहेव करना पड़ेगा. अगर इफ आई टॉक अबाउट द फैमिली स्ट्रक्चर भी, तो वो भी ऐसा ही है जैसे आपके बड़े हैं, जैसे आपके फादर हैं, और वो पूरे सिस्टम को चलाने वाले हैं. जैसे उन्होंने बोलना है आपने वैसे ही बिहेव करना. ये कहना चाह रहे हैं पाकिस्तान में अदर कंट्रीज द अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज द वन हु इज रैंक हाई इन द ऑर्गेनाइजेशन. अ सिंगल फिगर हु डोमिनेट द ऑर्गेनाइजेशन. और सिंगल फिगर होती है वो कि एक पर्सन होता है जिसको अथॉरिटी दे दी जाती है और फिर वो उस पूरे माहौल को, वो पूरे इन्वायरमेंट को मैनेज करते हैं. हाउएवर इन जापान द नेगोशिएशन टीम हैज टू अराइव ऑन कंसेंसस थ्रू अ लॉन्ग इलैबोरेटिव एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. अब कहना यह चाह रहा है कि जापान की अगर बात की जाए तो वहां पे जो फैसले होते हैं वो बड़े मतलब डिटेल नेगोशिएशंस होती हैं. हर पर्सन को हैप्पी किया जाता है. अगर एक पर्सन भी हैप्पी उस डिसीजन को फॉलो नहीं किया जाता. दे डोंट फॉलो मेजॉरिटी रूल. अब जिस तरह पाकिस्तान में है कि 51% एग्री करके तो आप 49 को रिजेक्ट कर देते हो. और जिस तरह हमारी हुकूमतें भी बनती हैं, जो गवर्नमेंट जो एस्टैब्लिश होती है, वो जो डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है 51 to 49. अगर 51% आपकी फेवर में आ गए और पार्लियामेंट जो डिसीजन होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं. अगर 51% आपकी फेवर में आ गए तो 49% को रिजेक्ट कर जाता है. 49% वेयर दे हैव गॉन. वो सैड है, दे आर नॉट एग्रीइंग विद यू,
बट हम कहते हैं नहीं, 1% आपसे ज्यादा हो गया, 2% ज्यादा हो गए, ओके 51% हो गया ना, क्योंकि 2% ज्यादा होने की वजह से अब आपको ये फैसला बियर करना पड़ेगा। तो दैट इज समथिंग विच इज क्वेश्चनेबल। Okay, so they don't follow majority rule. Consensus assume greater importance, and all the messages are expected to follow the same decision making, whether in Japan or elsewhere in the world. ठीक है जी, अब कहना चाह रहे जापानीज, चाहे उनकी कंपनी पूरी दुनिया में है, जापान में, जब तक हर एम्प्लॉय हैप्पी नहीं होगा, हर एम्प्लॉय से पूछा जाएगा, हर मैनेजर से पूछा जाएगा, ऑल वो हर एक को एक फैमिली की तरह कंसीडर करते हैं और सबको साथ लेके चलते हैं। ये उनका एक डिसीजन मेकिंग का एक पैटर्न है। ठीक है जी, यहां तक ओके हो गया, यहां तक फाइन है। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सनल स्पेस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नाउ लेट मी मूव हियर, यहां पे यस इज बेटर। तो नेक्स्ट पॉइंट इज दी, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पर्सनल स्पेस। पर्सनल स्पेस जी, अब हर कल्चर में जब हम किसी के साथ मुलाकात करते हैं तो पर्सनल स्पेस, तो मुलाकात के दौरान आपने कितनी स्पेस रखनी है। जिस तरह से हमारे यहाँ बेटा जब हम मिलते हैं तो हम एक रीजनेबल डिस्टेंस होता है, वो बताना चाह रहा है। लेट मी गो थ्रू फर्स्ट। सो स्पेस टू मीन डिफरेंटली फ्रॉम कल्चर। फॉर एग्जांपल कैनेडियन एंड यूएस पीपल स्टैंड 5 फीट अपार्ट ड्यूरिंग अ बिजनेस कन्वर्सेशन। ठीक है जी, जब भी बिजनेस कन्वर्सेशन करते हैं यूएसए में, कनाडा में, तो 5 फीट अपार्ट खड़े होते हैं, 5 फुट का फासला होता है, इतना वो दूर खड़े होते हैं। 5 फीट इज टू क्लोज फॉर पीपल फ्रॉम जर्मनी। देखिए जो जर्मनी के लोग हैं वो उससे दूर और होते हैं, जब वो बात कर इससे दूर बैठते हैं। एंड जापान, ओके, बट फॉर अरब इट्स टू फार, सॉरी यस, ओके, तो 5 फीट इज टू क्लोज फॉर पीपल। तो 5 फीट जो है यूएस और कनाडा में कितना फॉलो किया जाता है? 5 फीट का, ठीक है। लेकिन जो जर्मनी है और जो जापान है वो कहते हैं 5 फीट इज टू क्लोज, वो उससे ज्यादा दूर बैठते हैं, ये दूर खड़े होते हैं कम्युनिकेशन के दौरान। और अरब कहते हैं 5 फीट इज टू फार, क्योंकि आपको पता है कि जब अरब कंट्री के लोग आपस में मिलते हैं तो वो जब अरबी आपस में मिलते हैं तो वो गाल से गाल मिलाते हैं। इफ यू सी देयर हाउ दे मीट विद ईच अदर, तो उनकी गाल से गाल लगती है, ठीक है। तो वो दिस इज हाउ दे communicate, and they sit so closely when they communicate. This is their culture. It's fine. ठीक है जी। So personal space बेटा हो गया। उसके बाद जो next point है वो क्या है जी? Body language. Next point क्या है जी? Body language. जी body language. Next point जी। अब हर कल्चर में बेटा आपको पता है कि बॉडी लैंग्वेज भी डिफरेंट होती है। गेटिंग मास्टरी ओवर अनदर लैंग्वेज डजंट नेसेसरली मीन दैट यू हैव लर्न देयर एंटायर बॉडी लैंग्वेज एज वेल। अगर आपने सपोज चाइनीज सीख ली है या आपने अंग्रेजी सीख ली है, आपने एमए कर लिया, पीएचडी कर लिया, तो आपने सिर्फ जबान को सीखा है, लेकिन वो जबान को इस्तेमाल करते हुए कैसे बिहेव करते हैं, कैसे एक्शन परफॉर्म करते हैं, कैसे हाथ हिलाते हैं, वो उनके वैसे लाइफ में किस तरह से उनकी मूवमेंट होती है, वो तो आपने नहीं सीखा। एंड आई मस्ट से कि जब तक आप उनमें नहीं रहेंगे आप बॉडी लैंग्वेज नहीं सीख सकते। बॉडी लैंग्वेज जो सीखी जाती है वो ऑब्जर्व करके सीखी जाती है। आप उनमें रहेंगे, आप उनको देखेंगे या आप उनकी वीडियोस देखेंगे, आपको पता चलेगा कि वो कैसे बिहेव करते हैं। यहां तक ओके हो गया जी। तो ये कहना चाह रहा है गेटिंग मास्टरी ओवर अनदर कंट्रीज लैंग्वेज डजंट नेसेसरली मीन दैट यू हैव लर्न देयर एंटायर बॉडी लैंग्वेज एज वेल, कि आप लोगों की सारी बॉडी लैंग्वेज भी अंडरस्टैंड कर लिए। फॉर एग्जांपल इन पाकिस्तान पीपल शेक देयर हैंड टू ग्रीट अदर्स, हम हैंड शेक करते हैं टू ग्रीट अदर्स, वेयर एज इन इंडिया दे जॉइन देयर हैंड्स लाइक नमस्ते, ऐसे पाम टुगेदर एंड बो डाउन टू वेलकम। आपको पता है इस तरह से वो मिलते हैं, इस तरह से। इन यूएसए नॉट कीपिंग अ प्रॉपर आई कांटेक्ट इज अ साइन ऑफ डिसऑनेस्टी। अगर यूएसए में हो तो आप चाहे फीमेल से कनेक्टेड हो, चाहे आप मेल से कनेक्टेड हो, चाहे आप कोई आपसे बड़ा है कोई छोटा है, यू आर सपोज टू हैव द प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट। इन एशिया कीपिंग द आई कॉन्टैक्ट लोअर ड्यूरिंग कन्वर्सेशन इज साइन ऑफ रेस्पेक्ट। जब बड़े हम एशिया में, जब पाकिस्तान की बात करूं, जब आपसे बड़े कोई आपसे कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो हमारी आंखें नीचे होती हैं, हम आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करते। आपको पता है कि इट लुक्स सो
डिसरिस्पेक्टफुल कि आप बड़ों से आंखों में आंखें डाल के बात करिए, हमारा कल्चर है, इट्स फाइन. सो दिस कल्चर मे मेक यू मिस रीड द एग्जिस्टिंग. अगर आप यूएसए में जाएं और वहां पे आप आई कांटेक्ट ना करें क्योंकि आपने अपने कल्चर में आई कांटेक्ट कभी बड़ों के साथ नहीं किया, तो दैट्स इज गोना क्रिएट प्रॉब्लम. मिस रेड हो जाएगी सिचुएशन जो है ना वो एडवर्स हो जाएगी या नेगेटिव हो जाएगी इन यूएसए. आपका वो जो कन्वर्सेशन है वो इनइफेक्टिव हो जाएगी या वो फेल हो सकती है. जी उसको बता. द नेक्स्ट पॉइंट इज मैनर्स एंड एटीट्यूड्स. द नेक्स्ट पॉइंट इज मैनर्स एंड एटीट्यूड्स. जी मैनर्स एंड एटीट्यूड्स. अब आपको पता है बेटा हर कल्चर के मैनर्स, रस्म रवाज, उनके आदाब, उनके अखलाकियात डिफरेंट होते हैं. पीछे हमने डिस्कस किया, उसमें बॉडी लैंग्वेज डिस्कस किया कि जब वो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो कम्युनिकेशन में वो हाथ कैसे लाते हैं, वो आई कांटेक्ट कैसा करते हैं, उनका लहजा कैसा होता है, वो मिलते कैसे हैं, वहां पे वो डिस्कस किया था. और यहाँ पे नॉर्मल लाइफ की सिचुएशन को डिस्कस कर रहा है. मैनर्स एंड एटीट्यूड्स. मैनर्स एंड बिहेवियर्स टू चेंज फ्रॉम कल्चर टू कल्चर. ठीक है, दे मे बी फॉर्मल और इनफॉर्मल. ठीक है, दो तरह के मैनर्स होते हैं. कुछ आपको बुक्स में मिलते हैं, कुछ आपको प्रॉपर पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, लेकिन कुछ कई ऐसे होते हैं कि जो सिखाए नहीं जा सकते बल्कि आपने ऑब्जर्व करने होते हैं या आपने वैसे सीखने होते हैं. दोज आर कॉल्ड द इनफॉर्मल. ठीक है जी. तो कुछ मैनर्स फॉर्मल्स होते हैं और कुछ मैनर इनफॉर्मल होते हैं. आर यू विद मी? मेरे साथ हो जी. तो मैं सेकंड लास्ट बुलेट पॉइंट पर हूं. इन अरब कंट्रीज ऑफरिंग गिफ्ट टू, नो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. इन अरब कंट्रीज में ऑफरिंग गिफ्ट टू फ्रेंड्स वाइफ is considered impolite. Of course यार अरब कंट्रीज का, पाकिस्तान में भी ऐसे ही है कि आप किसी की वाइफ को जरा गिफ्ट दे के देखें. लाइक ओके, अपनी फ्रेंड की वाइफ को किसी को भी गिफ्ट दे के देखें तो लेट्स सी व्हाट गोना हैपन विद यू. ठीक है जी. इट कंसिडर्ड वेरी ऑकवर्ड इन आवर कल्चर. ओके, हाउएवर दिस इज एक्सेप्टेबल इफ इट मेंट फॉर हिज किड्स. अगर उसके बच्चों के लिए है तो एक्सेप्टेबल है, पाकिस्तान में भी है. फॉर्मल मैनर्स हाउएवर कैन बी आइडेंटिफाइड. लेकिन अगर आप द सेम एग्जांपल इफ यू आर इन यूरोप इन अदर कंट्रीज, तो वहां पे फीमेल अपने फ्रेंड की वाइफ को गिफ्ट देना इट्स नॉट इट्स एक्सेप्टेबल. इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग इशू. ठीक है जी. वहां पे एक्सेप्टेबल है, लेकिन बट इन आवर कल्चर इन अरब कंट्रीज डेफिनेटली इट्स नॉट वेरी एक्सेप्टेबल. इट लुक्स वेरी ऑकवर्ड. सो यही कहना चाह रहा है कि फॉर्मल मैनर्स हाउएवर कैन बी आइडेंटिफाइड. उनको हम पढ़ सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट इट इज रादर डिफिकल्ट टू फिगर आउट इनफॉर्मल रूल्स ऑफ एटिकेट्स. और मैं हमेशा कहता हूं कि इनफॉर्मल जो चीजें सीखी जाती हैं वो लोगों में रह के सीखी जाती हैं, उस माहौल में रह के सीखी जाती है, उस कल्चर में रह के सीखी जाती हैं. द वे आउट टू वॉच हाउ पीपल बिहेव एंड देन फॉलो दैट बिहेवियर. द वे आउट, इनफॉर्मल जो आप सीखते हो उनको ऑब्जर्व करो, उनको देखो, वॉच करो और फिर उसके मुताबिक बिहेव करो. इनफॉर्मल रूल्स आर इंपॉर्टेंट टू बी लर्न. ओके, बिकॉज व्हेन दे आर वायलेटेड पीपल, ओके, इनफॉर्मल रूल्स आर इंपॉर्टेंट टू बी लर्न. ठीक है. ओके, फॉर्मल तो हम सीखते हैं, जिस तरह फॉर्मल एजुकेशन तो सीख रहे हैं, लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन भी आपने सीखनी है. और इनफॉर्मल एजुकेशन आपने कहाँ पे सीखनी है? जब आपने आर्टिकलशिप पे जाना है, तो वो जो आपने 3 साल खपना है, ओके, वो सारी कौन सी एजुकेशन है? वो इनफॉर्मल एजुकेशन है. तो सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन काम नहीं करेगी, फॉर्मल के साथ इनफॉर्मल एजुकेशन, लाइक आप उस माहौल में रहोगे, उन लोगों को ऑब्जर्व करोगे, उनमें उठो बैठोगे, उनसे बातचीत करोगे, तो आप सीखोगे. तो दिस एजुकेशन इज कॉल्ड, दिस लर्निंग इज कॉल्ड द इनफॉर्मल लर्निंग. यही कहना चाह रहा है कि फॉर्मल तो सम आइडेंटिफाई की जा सकती है, लेकिन इनफॉर्मल आइडेंटिफाई नहीं की जा सकती. द ओनली वे टू आइडेंटिफाई द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज टू बी विद देम, to observe them, and then you can behave according to them. Informal rules are important to be learned because when they are violated, people would feel uncomfortable, yet may not be able to say exactly why. ठीक है जी. So जब informal आप violate करते हो तो लोग आपको बुरा भला तो नहीं बोलेंगे आपके मुंह पे, लोग आपको उस कंट्री से उस कल्चर से निकाल तो नहीं देंगे, उस कंट्री से निकाल तो नहीं देंगे, लेकिन आपके बारे में बुरा फील करेंगे कि आपको पता ही नहीं है आपने कैसे बिहेव करना है, आपको पता नहीं है आपने कैसे बैठना है, आपने कैसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी है, ओके, आपने कैसे बॉडी लैंग्वेज अपनी रखनी है, मतलब आप क्या आपने अखलाकियात उस कल्चर में रखनी है. तो ये मतलब लोग बातें करेंगे, लोग बुरा भला जरूर बोलेंगे, दिल में जरूर बुरा जानेंगे, लेकिन आपको उस कल्चर से एज सच निकाला नहीं. लेकिन जब आप फॉर्मल चीजों को वायलेट करते हो, आप उस कल्चर से निकाल दिया जाता है या आप उस कल्चर से किक आउट कर दिया जाता है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है जी. द लास्ट पॉइंट इज द लीगल स्ट्रक्चर.
The last point of this topic is the legal structure. ठीक है जी, legal structure. So law has different implications worldwide. पूरी दुनिया में आपको पता है कुछ laws same होते हैं लेकिन हर countries कुछ laws different होते हैं. When going global you need to be well aware of the legal structure in different countries. आप जब भी किसी दूसरे कंट्री में जाएं तो आपको उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन का पता होना चाहिए, बिकॉज इग्नोरेंस इज नो डिफरेंस. आप ये नहीं कह सकते कि मुझे इस कंट्री के लॉ का नहीं पता. सपोज अगर आप दुबई जाते हैं और आप एयरपोर्ट पर उतरते हैं, गाड़ी रेंट पे लेते हैं, आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है और आप वहाँ पे गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर देते हैं, अगर आप पहले सिग्नल में को आपने क्रॉस कर दिया, देखिए पाकिस्तान की तरह आप पाकिस्तान में तो कर लेते हैं, लेकिन अगर आपने दुबई में पहले सिग्नल क्रॉस कर लिया तो आपको फौरन चालान होने वाला है. और वो जो फौरन, आप ये नहीं कह सकते कि मुझे दुबई के रूल्स का पता ही नहीं था. सो इग्नोरेंस इज नो डिफेंस. अगर आपको नहीं पता तो आपको पहले सीखना पड़ेगा, देन यू गो टू दैट कंट्री. ये कहना चाह रहा है कि डिफरेंट बिजनेस करने के लिए भी आपको डिफरेंट कल्चर के रूल्स और रेगुलेशन या लॉस का पता होना चाहिए. इन सम कंट्रीज कंपनीज पे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी फॉर अप्रूविंग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स. जिस तरह से इफ आई टॉक अबाउट द यूएसए, तो अब बेटा हमारे कंट्री में जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो कैसे आई? वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना. आपको मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, जब वो बिजनेस करती हैं तो वो जो प्रॉफिट कमाती हैं वो प्रॉफिट अपने कंट्री में ले जाती हैं. तो ये हमारे जैसे कंट्री के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है. इतना वो बियर नहीं कर सकता कि वो उस रिजर्व को, उस पैसे को डॉलर में कन्वर्ट करके बाहर ले जाए. तो हमारे पास ऑलरेडी पैसे नहीं है, हम तो ऑलरेडी स्कैर्सिटी में है, उसमें इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ जो फॉरेन एक्सचेंज में. ठीक है, तो ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो फॉरेन कंपनीज हैं, ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इतनी बेनिफिशियल नहीं होती. ठीक है, अब ये किस तरह से जब गवर्नमेंट को पता होता है कि यह हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो ये किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि ये जो हमारे पॉलिटिशियंस उनको कुछ एक्स्ट्रा पे करते हैं, उनको जो है ना वो कुछ लुक्रेटिव ऑफर्स देते हैं, उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं. तो फिर अल्टीमेटली जब पॉलिटिशियंस उनके शिकंजे में आ जाते हैं तो फिर वो दे इजी फॉर देम टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट. फिर इस तरह से मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में या इन डेवलपिंग कंट्रीज में इन हो जाती हैं. तो इन सम कंट्रीज कंपनी पे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी फॉर अप्रूविंग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट. गवर्नमेंट अप्रूव नहीं कर, गवर्नमेंट को पता होता है समथिंग विच इज नॉट लीगल. लीगल भी है लेकिन वो शायद अवाम को इतना बेनिफिशियल नहीं है, तो गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए. लेकिन गवर्नमेंट को, जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को एक्स्ट्रा अमाउंट पे की जाती है, और हमारे पाकिस्तान में कई दफ़ा ऐसा हो चुका है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्स्ट्रा पैसे पे करके इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को अप्रूव करवाया गया. एंड इट इज़ रूटीन प्रोसेस वेयर एंड इन सम अदर कंट्रीज इट इज़ नॉट ओनली कंसिडर्ड अनएथिकल बट इट इज़ आल्सो इलीगल. लेकिन हम जैसे कंट्रीज में इस तरह की बात को सोचना कि इस तरह का बिजनेस किसी फॉरेन कंट्री में करना, पैसे दे के, एक्स्ट्रा पैसे दे के ऑफिशियल्स को ग्रैब करके, कंसिडर टू बी इलीगल. ठीक हो गया बेटा? सो आई एम डन विद दिस पॉइंट, आई एम डन विद दिस टॉपिक. ओके, सो हम इस रोल्स ऑफ कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट इंटरकल्चरल रिलेशन जो हम इस टॉपिक कवर कर चुके हैं. अब बल्कि इसके आगे फर्दर पॉइंट है प्रॉब्लम्स एंड कॉन्सिक्वेंस रिलेटेड टू दी इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन. ठीक है जी, सो लेट मी मूव ऑन. प्रॉब्लम्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस. जब भी आप डिफरेंट कल्चर में बात करते हो तो आपको किस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं. या ठीक है बेटा, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं. लेट मी क्लोज हियर एंड लेट मी रिपीट व्हाट आई हैव गॉन थ्रू. सबसे पहले बेटा हमने ये पढ़ा कि इंटरकल्चर होता क्या है. इंटरकल्चर ये होता है कि जब भी आप दूसरे कल्चर में रह के बात करते हो, ठीक है, जब भी आप किसी दूसरे कल्चर के पर्सन से बात करते हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द इंटरकल्चर. ठीक है, देखिए जब आप अपने कल्चर से निकल के दूसरे कल्चर में बिजनेस करना चाहते हो या वैसे कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हो, वैसे कोई आप रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो, तो दैट इज कॉल्ड द इंटरकल्चर रिलेशनशिप, इंटरकल्चर कम्युनिकेशन. ठीक है जी, अब कहना चाह रहा है कि वो डिफरेंसेस जितने ज्यादा होंगे इतना रिस्क हाई है. रिस्क किस चीज का हाई है? मिस कम्युनिकेशन का, मिस इंटरप्रिटेशन का, कंफ्यूज होने का, कॉन्फ्लिक्ट्स का. और जितना आपके कल्चर में उसके कल्चर में सिमिलैरिटीज हैं इतना ही कम्युनिकेशन करना इजी है. ठीक है, तो ये उसने मेन बताया था. उसके बाद हमने ये पढ़ा कि अब रिसर्च अवेलेबल है. अगर आपने डिफरेंट कल्चर्स के बारे में समझना है
तो पहले तो हमें उस कल्चर में जाना पड़ता था, उस कल्चर में जाके रहना पड़ता था इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट। लेकिन अब हमारे पास रिसर्च अवेलेबल है, एक्सपर्ट्स अवेलेबल है जो हमें बता देते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज में कल्चर क्या है और किस तरह से वहाँ बिजनेस किया जा सकता है। ठीक है जी। उसके बाद हमने डिस्कस किया बेटा सब कल्चर्स क्या होते हैं कि हर कंट्री एक मेन कल्चर होता है और उस कंट्री में फिर डिफरेंट कल्चर्स होते हैं। जैसे पाकिस्तान के 4 मेन कल्चर्स हैं, फिर हर शहर के डिफरेंट कल्चर्स हैं, फिर हर टाउन के हर कस्बे के डिफरेंट कल्चर्स हैं। तो ये दीज कल्चर आर कॉल्ड दी सब कल्चर। ठीक है। जब इंटर कल्चर की बात करें तो वो डेट इज नॉर्मली व्हेन वी टॉक विद डिफरेंट कल्चर, लेकिन जब मेन कल्चर में डिफरेंट कल्चर जो छोटे कल्चर होते हैं डेट इज कॉल्ड द सब। फिर हमने डायमेंशंस पढ़ी, डिफरेंट डायमेंशंस को गो थ्रू किया हमने, फिर उसकी डेफिनेशन पढ़ी। डायमेंशन में सबसे पहले एक कल्चर की डेफिनेशन क्या होती है, जहाँ पे एक कल्चर में लोगों की प्रोग्रामिंग सेम होती है, लोगों का सोचने का अंदाज सेम होता है, लोगों का समझने का तरीका सेम होता है, लोगों के रस्म व रवाज सेम होते हैं, उनके आदाब, उनके बिहेवियर्स, उनके बिलीफ, उनके एक्सपेक्टेशंस, उनके मोरल्स, ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट सेम होती हैं। तो वो जब चीज़ें सेम होती हैं, सिमिलैरिटीज़ में होती हैं, शेड होती हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ कल्चर। ओके, वो एक कल्चर की शेप बन जाता है। ठीक है जी। उसके बाद हमने बेटा उसके बाद हमने ये पढ़ा कि डिफरेंट कल्चर के लोग अपने हिसाब से इनकोडिंग और डिकोडिंग करते हैं। जिस तरह से अगर आप एक पंजाबी पठान से बात करेगा तो पंजाबी अपने हिसाब से इनकोड करेगा और पठान अपने हिसाब से डिकोड, और जब एक पठान पंजाबी से बात करेगा तो पठान अपने हिसाब से इनकोड करेगा और पंजाबी अपने हिसाब से डिकोड करेगा। ये हमने इसको गो थ्रू किया। उसके बाद हमने पढ़ा बेटा सोशल एथिक्स। हर कल्चर का सोशल एथिक्स डिफरेंट होते हैं। जिस तरह से यूएसए में एथिक्स ये है कि मटेरियलिज्म इज फाइन, पैसा इज फाइन, दुनियादारी इज फाइन, दुनिया की मोहब्बत इज फाइन। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ इसको अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता, एज यू नो वेरी वेल। उसके बाद रोल्स, लेवल एंड रैंक्स, इसमें जो एग्जांपल दी गई है वो मोस्टली फीमेल्स की दी गई है कि फीमेल्स अब डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट कल्चर्स में उनका डिफरेंट रोल होता है। जिस तरह से फीमेल एग्जेक्टिव यूरोपियन कंट्रीज में हाई पोजीशन पे पहुंच जाती हैं, हमारे कल्चर में या अरब कंट्रीज में उनको उस पोजीशन पे पहुंचना क्वाइट टफ ड्यू टू आवर कल्चर बैरियर्स। ओके। उसके बाद कहना चाह रहे हैं कि डिसीजन डिफरेंट कल्चर में किस तरह से होते हैं। जिस तरह से अमेरिकन बड़ा जल्दी डिसीजन करते हैं, ग्रीक बड़ा टाइम लेते हैं, जापानीज बहुत ही टाइम लेते हैं और बल्कि हर एक को हैप्पी जब तक नहीं करेंगे उस वक्त डिसीजन। और पाकिस्तानी डिसीजन लेते हैं जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक बंदा डिसीजन करेगा, एवरी पर्सन हैज टू फॉलो। यहाँ पे जो कल्चर है वो सेठ कल्चर है, एज यू नो इट वेरी वेल। तो जिस तरह आपके घर का कल्चर है कि जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके फादर हैं या आपके दादाजी हैं, ही इज गोना मेक ऑल द डिसीजन एंड ऑल द पीपल आर सपोज टू फॉलो द सेम डिसीजन। उसके बाद पर्सन, हमने स्पेस को गो थ्रू किया। हर कल्चर में पर्सनल स्पेस डिफरेंट है। जिस तरह इफ आई टॉक अबाउट यूएसए कनाडा तो वहां पे जो पर्सनल स्पेस मेंटेन की जाती है दैट्स 5 फीट, बट इफ आई टॉक अबाउट द जर्मनी एंड जापान they say it's too close, it should be like too far away, and if you talk about the Arab countries that's so far। जब आपको पता है अरब कंट्री जब आपसे मिलते हैं तो वो गाल से गाल मिलाते हैं और बिल्कुल क्लोज होकर बात करते हैं। तो हर कल्चर में जब आपने कम्युनिकेशन करनी है तो आपने पर्सनल स्पेस का भी ध्यान रखना है। आप बॉडी लैंग्वेज कि आप कहना चाह रहे हैं कि आपने लैंग्वेज तो सीख ली, लेकिन आपको बॉडी लैंग्वेज तभी पता चलेगी जब आप उस कल्चर में रहेंगे या उस कल्चर में आप उस कल्चर को आप ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट to learn the informal communication। ठीक है जी। observation is very important in order to observation, देखना, उस कल्चर को देखना is very important in order to learn the body language। उसको नेक्स्ट पॉइंट भी से रिलेट कर रहा है मैनर्स एटीट्यूड्स के फॉर्मल जो मैनर्स एटीट्यूड्स वो हमें बुक्स में मिल जाते हैं, हम उनको फॉर्मली लर्न कर लेते हैं, इंस्टीट्यूट में लर्न कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने इनफॉर्मली चीज़ों को लर्न करना है कि वो इनफॉर्मली कैसे बिहेव करते हैं, उनके रस्म रवाज कैसे, उनके आदाब अखलाकियात कैसे हैं, तो आप उस कल्चर में रहना पड़ेगा या उनको एटलीस्ट ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ यू लर्न, दिस इज हाउ यू गो थ्रू देयर मैनर्स एंड एटीट्यूड। उसके बाद बेटा लीगल स्ट्रक्चर, हर कंट्री का लीगल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है और आप उसके लीगल स्ट्रक्चर के मुताबिक बिहेव करेंगे तो सर्वाइव कर पाएंगे, तो बिजनेस कर पाएंगे, अदरवाइज you can't do the business in that particular culture। Thank you very much from my side। I'm done with lecture number 35। I hope you understood। So next lecture I'm going to continue from the problems and consequences। Thank you very much। Take care। Allah Hafiz।